ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो एक बार रिकैप करवाऊं आपको, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तो आपको ये आइडिया होगा कि सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, अब आप ऐड करोगे टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, अब आपको 11th में देखो सारे लेवल पे पढ़ाई करनी है। सेल का पूरा एक यूनिट है, वहां सेल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे। इसलिए इस लेवल पे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड है। आपको टिश्यू भी चैप्टर पढ़ना है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू सारा पढ़ना है। ठीक है, टिश्यू सिस्टम भी पढ़ना है। ठीक है, टिश्यू से मिलकर टिश्यू सिस्टम भी बना होता है। ऑर्गन्स भी पढ़ने हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करने ही जा रहे हैं। अभी जो हमारा ये यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, हम ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे बात करते हैं। ये एक ऑर्गन सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है, तभी तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, पहले सबसे हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, एक एक ऑर्गन्स का आप नाम लिखोगे। सबसे पहला ऑर्गन आता है आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। कितना नंबर है इनका, 1 पेयर है। कितना है, 1 पेयर है। ठीक है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग नोज की है, दैट इज द टर्म एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अबव द अपर लिप। उसके बाद आता है नेजल पैसेज। क्या आता है, नेजल पैसेज। एक अपना जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ईच एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हैज अ पैसेज, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। वो जो दो नेजल पैसेज बनते हैं, दो पैसेज जो बनते हैं, उनको हम बोला जाता है नेजल पैसेज। ये दोनों नेजल पैसेज, इनका भी नंबर या अगर आपको लिखना है तो 1 पेयर लिखेंगे। कार्टिलेज की बनी सेप्टम है, नाम ऐसे सेप्टम से सेपरेटेड है, नाम नहीं रखा। डायरेनस कंडीशन इसके लिए हम बोलते हैं अपनी का, अभी आगे हम बात करेंगे इसके लिए। फिर ये नेजल पैसेज जाके खुलता है, नहीं, नेजल चैम्बर में। किसमें खुलता है, नेजल चैम्बर में। इसका नंबर 1 है, 1 है, ये कॉमन है। ठीक है, नेजल चैम्बर भी 1 पेयर ही लिखो, 1 नहीं, 1 पेयर ही लिखो, दो अलग अलग है। एंड उसके बाद आता है नेजल चैम्बर के बाद इंटरनल नेरीज। ये जैसे एक्सटर्नल नेरीज लिखा हुआ है, नॉस्ट्रिल लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटरनल नेरीज टर्म लिखेंगे, जो नेजल चैम्बर की इंटरनली वो फेरिंग्स में जाके ओपन होता है ना, ओरोफेरिंग्स में नहीं, नेजोफेरिंग्स में, उसको हम बोलेंगे इंटरनल नेरीज। इंटरनल नेरीज के बाद आता है आपका फेरिंग्स, और फेरिंग्स के 3 हिस्से, तीनों हिस्सों का नाम लिखो यहां पे। सबसे पहला हिस्सा आता है नेजोफेरिंग्स, फिर उसके बाद है ओरोफेरिंग्स, फिर लास्ट है लैरिंजोफेरिंग्स। ये 3 हिस्से हैं फेरिंग्स के। फेरिंग्स जाके ओपन होता है किसमें, लैरिंग्स में। किसमें जाके ओपन होगा, लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद का ऑर्गन आता है, ये सीक्वेंस में लिख रहे हैं,
External nostril opens into nasal passage open into nasal chamber opens through the internal nares into pharynx opens into larynx के बाद आता है नाम ट्रैकिया का। किसका? ट्रैकिया का। ट्रैकिया भी आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है। ट्रैकिया आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है, लेफ्ट एंड राइट। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई एंटर कर जाता है लंग्स में। ब्रोंकाई एंटर कर जाता है लंग्स में। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर कहा जाता है दैट इज द लंग्स। वो लंग्स के साथ इंटरनली क्या क्या इनकी ब्रोंकाई भी फर्दर कई स्टेप्स पर डिवाइड होता है और पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर बनाता है। तो जब हम लंग्स की बात करेंगे तब वो इंटरनली क्या डिवीजन का उनका लेवल है वो हम बात करेंगे। हाँ, ये प्राइमरी ब्रोंकस एक्चुअली इन्हीं को कहा जाएगा। लेफ्ट एंड राइट को प्राइमरी ब्रोंकस कहा जाएगा, ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ब्रोंकियोल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर उसके भी फर्दर ब्रांचेस। उन सब का बारे में हम लंग्स के अंदर बात करेंगे। ठीक है, इस लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई को एक और नाम लिख लेना, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। तो जितने ऑर्गन्स हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो आपको पता चल गया। एक बार जल्दी जल्दी रिकैप करो। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, हाँ इसको बस पढ़ना नहीं, इसको फील भी करना कि है हमारे पास कि नहीं। नहीं है किसके पास तो बता देना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, इंटरनल नेरीज। इंटरनल नेरीज को फील करने के लिए वो जब बचपन में करते थे ना, मुंह फाड़ के देखते थे एक घंटी सी लटकी हुई है नीचे अंदर, है ना, उस घंटी के पीछे है इंटरनल नेरीज, वो दिखता नहीं। ठीक है, इंटरनल नेरीज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के 3 पार्ट, वो अभी हम बात आगे कर रहे हैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई के बाद आपका लंग्स आ जाएगा। इतने ऑर्गन्स के बारे में हम बात कर लेंगे तो हमारा ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहीं से शुरू किया जाए। हेडिंग बनाओ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। हाँ, लंग्स का भी स्ट्रक्चर बात करेंगे। लंग्स के अंदर क्या फर्दर डिवीजन है, लंग्स का पूरा डिटेल पढ़ना है। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के लिए सबसे पहला बात तो यही लिख लेना है, नंबर 1 पेयर है, इसको बार बार लिखने या याद हो जाना चाहिए। नंबर 1 पेयर। दूसरी बात, ये इसका लोकेशन कहाँ है, क्या लिखोगे? अबव अपर लिप। यही है कि और कहीं है? देख लो भाई, ठीक ठीक लगा लो। यही है ना? है? हाँ, इसको हम एक और बात बोलेंगे, ओपनिंग ऑफ नोज। ठीक, बिल्कुल ठीक बोलेंगे। अब आपको ये कल आपने कर लिया होगा आई थिंक, ये 2 पैराग्राफ्स तो आपने पढ़ लिया होना चाहिए। ये दोनों पढ़ लिया था दोनों, कोई ऐसा वर्ड तो ऐसा नहीं लगा। एक आपका जनरल इंट्रोडक्शन वाला ये पैराग्राफ, उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये कल हो गया था। आज अपन चल रहे हैं इस पे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चल रहे हैं, बात कर रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो इतनी बात सबको समझ आ गई? बोलो भाई। चलो, दूसरा ऑर्गन क्या था? दूसरा ऑर्गन था, ये पहला ऑर्गन हो गया, इसकी अब नंबरिंग करके लिखेंगे।
तो दूसरा ऑर्गन था नेजल। अब वो नेजल पैसेज के बारे में, नेजल पैसेज ओपनिंग तो दो है नो डाउट, बट नेजल पैसेज इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम एंड दैट फॉर दैट वी ऑल आर डायरेनस इन कंडीशन, डायरेनस है ना। तो नेजल पैसेज क्या है, लिखो नेजल पैसेज के लिए, नेजल पैसेज external nostril opens into two separate tube like structures called nasal passage. Both tubes are separated by a septum both tubes are separated by a septum and inner wall is lined by, पहला पॉइंट लिखना, hairs एंड दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक। और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो इसमें लिख लो बोथ स्ट्रक्चर्स helps in filtration of, filtration सिर्फ नहीं लिखेंगे, फिल्ट्रेशन के साथ साथ इनका एक और काम होता है, मेन पर्पस फिल्ट्रेशन का है दैट आल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है। फिल्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ, वैसे मेनली जो रेगुलेशन है टेम्परेचर का वो काम है नेजल चैम्बर का, बट यहां भी होता है तो हम ये लिखेंगे, एंड रेगुलेशन ऑफ पैसेज, एक फनल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जब वही एक वाइडन एरिया हो जाए, थोड़ा सा वाइड हो जाए, जो आपका पैसेज है ना वो नेजल नॉस्ट्रिल के बाद ये वाला हिस्सा, लेकिन जब ये ब्रेन वाले हिस्से की तरफ जाता है, क्योंकि ट्रैकिया तो आपकी ओइसोफेगस के पीछे, वैसे यहाँ पे है ट्रैकिया, ओइसोफेगस के आगे है ना, तो यहां तक इसका एक पैसेज, एक हॉलो कैविटी है, उसको बोला जाता है नेजल चैम्बर। मतलब ब्रेन वाले रीजन में एक चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर है, तो पैसेज जैसे, बट एक बहुत वाइडन एरिया है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर। हाँ, एक वर्ड वो जो डायरेनस की बात थी वो नॉस्ट्रिल के लिए यूज करा जाता है, तो यहां पे लिख लो we have a pair of nostril, external nostril, so that this condition is termed as dirhinus condition। यहीं पे लिख लो dirhinus condition, ये ह्यूमन बीइंग का बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है, dirhinus condition। dirhinus, DYRHINOUS, दो नॉस्ट्रिल्स है ना, दो ओपनिंग्स हैं, इसके लिए हमारे पास एक टर्म, टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, डायराइनस कंडीशन। ह्यूमन बीइंग्स आर इन डायराइनस कंडीशन। क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी हैव अ पेयर ऑफ
एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। अब एक छोटा सा डायग्राम बनाओ जिससे ये दोनों बातें ना क्लियर हो जाएं। देखो डायग्राम तो देखो खतरनाक होंगी। ऐसा कुछ बनाओ, उसके साथ साथ आपका यहाँ नहीं होगा, इधर आके कोई फूड पाइप जो है आपकी माउथ, वो भी उसकी भी ओपनिंग होती है। इसके लिए वर्ड लिखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इसके लिए लिखो नेजल पैसेज, और इनके लिए लिखो नेजल चैम्बर। और अब यहां लिखोगे इंटरनल नेरीज। अभी स्ट्रक्चर्स के नाम लिख लो, फिर आगे एक एक करके हम बात करते हैं। ये पूरा हिस्सा फेरिंग्स का होगा। यहां एक और स्ट्रक्चर बनाना है, नेजो फेरिंग्स। ये पूरा फेरिंग्स का स्ट्रक्चर है। और इस रीजन को लिखो ओरो फेरिंग्स, एंड इस वाले रीजन को लिखो लैरिंजोफेरिंग्स। और तीनों को हम एक्चुअली क्या बोलना चाहेंगे, सिर्फ एक टर्म देंगे फेरिंग्स। अभी इन सब के बारे में बात करनी बाकी है, बट अभी फेरिंग्स सिर्फ लिखो। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स के लिए आपने हमेशा एक बात याद करी थी, क्या? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये बहुत फेमस सवाल है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत आसान और बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात होती है। आप लोगों के लिए नहीं, बट बहुतों के कंफ्यूजन होते हैं। अब आप आ जाओ, दूसरा बात हुआ था नेजल पैसेज के बाद नेजल चैम्बर हेडिंग बनाना है। हाँ, ये बनाते रहो, हेडिंग भी बनाओ। नेजल चैम्बर लिखो, इसमें नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज opens into वाइडन एरिया या वाइडन चैम्बर लिख लो, कॉल्ड नेजल चैम्बर। एंड इसका जो मेन फंक्शन है, ध्यान से लिखना, नेजल चैम्बर का मेन फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर के साथ साथ फिल्ट्रेशन ऑफ एयर इज ऑल्सो। यहां लिखो मेन रोल है इसका रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। गर्मियों के दिन में आपने कभी फील किया होगा कि जब बहुत देर तक हम गर्म हवा लेते हैं ना, नेजल पैसेज तो पूरा ड्राई हो जाता है, उसके साथ साथ ना
ये इस वाले हेड वाले रीजन में भी ना ऐसे लगता है कि सूख गया है। कभी आ रहा है दौर तो करके देख लेना। तो वो नेजल चैम्बर भी सूखने लगता है, उसका जो म्यूकस लाइनिंग है वो सूखने लगता है। तब आपको बहुत, ये नेजल चैम्बर जब नेजल पैसेज पूरी तरह से बहुत लंबे टाइम तक ड्राई हो जाता है तो फिर स्किन बड़ी, वहाँ की जो स्किन है बहुत सॉफ्ट है तो वो रप्चर होने लगती है। म्यूकस पूरी तरह से सूख जाए तो एक लेयर बन जाता है। जब कोई चीज़ सूखती है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, कम होने के साथ साथ वो श्रिंक करता है तो स्किन भी फट जाती है, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो गर्मियों में वो नाक से खून भी आते हैं कुछ लोगों के, तो वो इसकी वजह से आते हैं। तो कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा देर तक ये ड्राई एयर नहीं लेनी है ना। और यही सेम बात सर्दियों में भी होता है ना। पूरा नाक तो लाल हो ही जाती है, उसके साथ साथ दिमाग में ठंड बहुत लगती है जब हम बहुत देर तक ठंड वाली हवा खींच रहे होते हैं। नाक लाल क्यों हुई थी? ब्लड सप्लाई बढ़ाया जाता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक है, तो ये रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर का मेन इनका रोल है। इसके साथ साथ एक और बात नोट करके लिख लो, स्मेल रिकॉग्नाइज करने की जो टिश्यूज हैं वो आपके इसी नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। लिखो, वर्ड ध्यान से लिखना। ये एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है तो एपिथेलियल टिश्यू ही उसका मॉडिफिकेशन है। olfactory tissue is present in nasal passage and nasal chamber. Present in nasal passage and nasal chamber, which helps in the क्या recognition of smell. अच्छी वाली खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है वो आप डिसाइड करोगे। ये खुशबू और बदबू सबके लिए कॉमन होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। जिसको अच्छी लग रही है वो उसके लिए खुशबू है, जिसको नहीं अच्छी लग रही है उसके लिए बदबू है। यही होगा। तो आप देख लो, अगर सबके लिए एक जैसा होता तो इतने तमाम वो वैरायटी ऑफ परफ्यूम क्यों बनाया जाता? क्यों बनाते भाई? सबको एक ही अच्छा लग रहा होता है, एक ही परफ्यूम बना के बेचो धड़ा। नहीं, इधर तो वो पता नहीं, मुझे नाम कुछ तो याद नहीं है, बाकी स्मेल अलग अलग आती है। हेडिंग बनाओ। ये इंटरनल नेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके साथ कभी न कभी जरूर कांड हुआ है इसके साथ, है ना। ये इसको लिखोगे, इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल चैम्बर इनटू फेरिंग्स। इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल चैम्बर इनटू फेरिंग्स। ये तो बात हो गई नेजल इंटरनल नेरीज की। एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय यूवेला। यूवेला आ करो, ऐसे मुंह फाड़ो। अरे कर ले, तो उसके मुंह में देखो एक घंटी लटकी हुई छोटी सी पीछे, दैट इज द यूवेला। है, मेरे में भी होगी, सब में होगी। हाँ, इसको हम वैलियम पैलेटी भी कहते हैं। हाँ, उस घंटी को यूवेला बोलते हैं। अब ये करता क्या है? हाँ जी, करता क्या है? जब हम कोई चीज इंजेस्ट कर रहे होते हैं ना, निगल रहे होते हैं,
इनगल्फ कर रहे होते हैं, ये इंटरनल नेरीज की ओपनिंग को बंद कर देता है, जिससे ना तो कोई फूड मटेरियल या कोई वाटर, कोई लिक्विड है तो वो नेजल चैम्बर में वापस नहीं आता। ऐसा जरूर हुआ होगा कि पानी पी रहे हो और घर में किसी ने जोक मार दिया, तो नाक से पानी वापस आता है, क्योंकि वो जोक मारने के बाद ना आपको हंसी आएगी और आवाज तभी वापस निकल सकती है जब आपका नेजल पूरा पैसेज ओपन हो, इंटरनल नेरीज ओपन हो। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो अरे रहने दे यार, बता किस वोमिटिंग होती है तो नाक से पानी, सेम बात है। वोमिटिंग के दौरान देखो, हमारी जब वोमिटिंग है तो एंटी पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाता है, स्टमक का कंटेंट बाहर आने लगता है, तो उस दौर में अगर हम सांस लेना चाहें, सांस ले भी रहे होते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, तो हमारा ये जो अभी वैलियम पैलेटी लिखा हुआ है ना, वो ओपन ही रह जाता है, तो नाक से भी आता है वही वोमिटिंग वाला कंटेंट। या कभी चावल खा रहे हो और पानी पीना उसके बाद शुरू किया आपने, उसके बाद किसी ने हंसा दिया तो नाक से चावल भी वापस आ जाता है। हुआ है कभी ऐसा? मेरे साथ हुआ है। हाँ, बचपन में हुआ था, क्योंकि हमारे बचपन में ना सबसे अच्छा जो खाना होता था वो दूध और चावल, मम्मियों को सबसे आसान खाना लगता था, दूध में चावल मिक्स किया, ले बेटा खा ले। नहीं, दूध के में थोड़ा सा चावल मिलाया, चम्मच दे दिया और वो गुड़ या चीनी डाल के दे दिया, खाओ। अब उसमें हाँ रिसेस हो गई। अब सुनो, चलो जाओ आगे अपन बात करते हैं। फेरिंग्स, हेडिंग बनाओ, फेरिंग्स। और फेरिंग्स जब भी लिखोगे ये बात जरूर याद रखना, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। दो बार तो मैंने अभी तक लिख दिया है और ये कई बार रिपीट होएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। ये कॉमन पैसेज है किसका? फूड और एयर का। मींस जो हम इंजेस्ट करते हैं वो भी इसी पैसेज से जा रहा है आगे, जहां भी उस इंजेक्शन के बाद जो फूड होगा वो जाएगा स्टमक में ओइसोफेगस के थ्रू। अब नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले हुआ करता था, 10th में आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर यही एयर इनहेल करोगे तो वो जाएगा ट्रैकिया में, आगे आपका वो कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में। तो बट फेरिंग्स से होते हुए जाएगा। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स हैं, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 रीजन एक्चुअली लिखेंगे, पार्ट्स नहीं लिखेंगे। 3 रीजन में इसको डिवाइड करा जाता है। तीनों रीजन का नाम लिखो। पहला नेजोफेरिंग्स, इस हिस्से में नेजल चैम्बर ओपन होता है। फेरिंग्स के इस वाले हिस्से में क्या ओपन होता है? नेजल चैम्बर। लिखो, इन दिस पोर्शन, इन दिस, क्या मैंने बोला था? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर ओपन्स। स्पेलिंग का कभी हुआ करे तो आप अंडरस्टूड है, हो जाता है बाय मिस्टेक, बट लिख लिया करो ठीक ठीक वाला। और दूसरा हिस्सा क्या कहा जाएगा? ओरोफेरिंग्स। और ओरोफेरिंग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हिस्से में आके खुलता क्या है? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। लिखो, इन दिस पोर्शन ओरल कैविटी ओपन्स। एंड लास्ट पोर्शन है इसका
लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। अब इसके पहले एक बात आपको समझनी है, अभी आगे मैं वो डिस्कस करूंगा। लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है इसका जो लोकेशन है बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया होता है। किसके बीच? बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो ये लैरिंग्स के पास वाला रीजन है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है लैरिंजोफेरिंग्स। दिस पोर्शन, ऐसा लिखोगे, दिस पोर्शन opens into, क्या लिखोगे? ट्रैकिया। किसमें ओपन होता है? ट्रैकिया में ओपन होता है। लैरिंजोफेरिंग्स है तो फेरिंग्स का पार्ट, बट ओपन होता है किधर? ट्रैकिया में जाके ओपन होता है। अब आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, हाँ एक और बात इसमें नोट करके लिखोगे, मैं फेरिंग्स ये वाला पॉइंट इरेज कर रहा हूं। फेरिंग्स फर्दर डिवाइड होता है दो ट्यूब्स में। आगे चल के फेरिंग्स किस में डिवाइड हो जाता है? दो ट्यूब्स में। नोट करके ये पॉइंट लिखो। फेरिंग्स फर्दर divided into टू ट्यूब्स, और उन दोनों ट्यूब्स का नाम क्या है? हाँ, ट्रैकिया, एंड सेकेंड वन इज द ईसोफेगस। इन दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है फेरिंग्स। तो अब फेरिंग्स वाले पोर्शन को एक बार फिर से हम बनाएंगे, और इन दोनों ट्यूब्स को के साथ। ये हमने माना कि आपका फेरिंग्स है, तो इसके पास दो ओपनिंग्स आएंगी। ऐसा कुछ बनाओ, दो ट्यूब्स होती हैं, ये फेरिंग्स का हिस्सा है और ये दो ओपनिंग्स आपको ऐसे बना लेंगे। अब देखना, ध्यान से इसको समझना। जैसे ये जो हमने ये स्ट्रक्चर, देखो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो नहीं बन सकता, हम बॉडी को ऐसा करके खड़ा करें। जिस तरफ हमने, मान लो कि इस तरफ आपका माउथ है, ठीक है, तो बॉडी को ऐसे करोगे तो बॉडी का ये वेंट्रल सरफेस है। वेंट्रल सरफेस पे सबसे पहले आता है ट्रैकिया। डोर्सली ट्रैकिया के पीछे जाके है आपका कौन सा ट्यूब? ओइसोफेगस। ठीक है, मतलब समझ रहे हो? अगर यहां देखोगे तो पहले ट्रैकिया है, फिर उसके पीछे ओइसोफेगस। यहां तो नहीं है, नीचे इस वाले रीजन में तो फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, उसके बाद जाके डिवीजन है। ठीक है, तो ये आप लिखोगे, माउथ वाले, जो माउथ वाला रीजन होगा उस तरफ वाली ट्यूब को लिखोगे ट्रैकिया, और ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। क्या बोला जाता है? ग्लॉटिस। इसकी ओपनिंग को लिखोगे क्या? ग्लॉटिस। और इस ट्यूब को लिखेंगे ओइसोफेगस, और इसकी ओपनिंग को बोलते हैं गलेट। ओइसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप, ये भी याद रखना। और ट्रैकिया का दूसरा नाम जो कॉमन है
विंड पाइप इसको कहा जाता है, क्योंकि एयर जो है वो इसी पैसेज से आगे मूव करती है। अब देखो ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज था किसका, फूड प्लस एयर का, किसका, फूड प्लस एयर का। आपने जो भी इनहेल करा कोई एयर और माउथ से जो कुछ भी इंजेस्ट करा फूड मटेरियल, वो इसी पैसेज से आना है, आगे मूव करना है। लेकिन दोनों साइमल्टेनियस नहीं है, याद रखना, दोनों हम प्रोसेसेस साइमल्टेनियस नहीं कर सकते, 1 बाय 1 परफॉर्म कर सकते। मतलब अगर आप इंजेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ इंजेक्शन चलेगा, अगर आप इनहेल कर रहे हो तो सिर्फ इनहेलेशन चलेगा, एक्सहेलेशन चलेगा। दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो। सॉरी, फेरिंग्स को हमने क्या बोला, कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर, लेकिन फूड के लिए अलग ट्यूब है, एयर के लिए अलग ट्यूब है। फूड हमारा इस ट्यूब में जाना है, एयर इस ट्यूब में जानी है, ट्रैकिया के पास जानी है। तो अगर दोनों ओपनिंग्स ऐसे ओपन रही, दोनों ओपनिंग्स एज इट इज इंडिपेंडेंटली ओपन रही, तो कोई ऐसा सेपरेशन मैकेनिज्म तो होना करना पड़ेगा, जैसे कि फूड एक टाइप उसमें जाए, है ना, और विंड जो है आपका दूसरे ट्यूब में जाए। इसके लिए यहाँ फूड और एयर इतने ईमानदार तो है नहीं कि वो अलग अलग हो जाएंगे अपने आप से, ऐसा तो कुछ चक्कर है नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ मैकेनिज्म है कि जो ग्लॉटिस है इसके ऊपर एक आपकी कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक कवरिंग है। क्या बोलोगे, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक कवरिंग। फ्लैप किसको बोलते हैं, ऐसे पंजे जैसा जो उठे और बंद कर सके, है ना, फ्लैप लाइक कवरिंग है, इसको बोल दिया जाता है एपिग्लॉटिस। अब इस एपिग्लॉटिस की वजह से होता क्या है कि जब आप इंजेक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंजेक्शन मतलब कोई आपने फूड मटेरियल इनटेक करा है, चाहे वो वाटर हो सकता है, लिक्विड फूड मटेरियल हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, तो एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को बंद कर देता है। ग्लॉटिस को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो पैसेज बचा कि सिर्फ एक, उधर से फूड जाएगा, उधर से बोले तो कहां जाएगा, ओइसोफेगस में जाएगा। ये एपिग्लॉटिस का काम है। अब अगर आपको इनहेल और एक्सहेल करना है तो आप क्या करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान हम कोई इंजेक्शन का प्रोसेस नहीं, इंजेस्ट नहीं करेंगे, और इंजेक्शन नहीं कर रहे हैं तो एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को ओपन रखेगा। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को क्या करेगा, ओपन रखेगा। तो जो एयर है वो इस ट्रैकिया के थ्रू आगे जाएगा, ट्रैकिया के थ्रू आगे जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ओइसोफेगस भी तो खुला रहता है, तो एयर उधर क्यों नहीं जाती, इस नहीं बोल लो। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं, जो कि पढ़ना नहीं है, पढ़ा हुआ है, और दूसरी बात आपको जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लोगे तब अपने आप समझ आ जाएगा। जो बात आपको यहां समझनी है, ओइसोफेगस जाके ओपन होता है किसमें, स्टमक में, ऐसे ही कुछ पढ़ा था 10th में, है ना। यहां पे भी एक इंस्फिंक्टर होता है, ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर, जो जब कोई फूड जो हमारा इंजेक्शन करने के बाद यहां आ गया, यहां वो फिर स्टमक में वो चर्निंग ऑफ फूड चलता है ना, हाईएस्ट पेरिस्टालिसिस स्टमक की वॉल में होता है, तो ये फूड बैक फ्लो ना करे, इस इंस्फिंक्टर का काम होता है प्रिवेंट करने का। जब ये इंस्फिंक्टर बंद हो जाता है तो एयर कहां जाएगी, पहली बात, ये बात तो क्लियर होगी। दूसरी, अभी जब आप मैकेनिज्म की बात करें, थोड़ा आइडिया होगा, जो हमारा डायाफ्राम है वो फ्लैट होता है ना, और थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसलिए पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाता है। कुछ को समझ आ रहा होगा, कुछ को नहीं आ रहा होगा, बट आएगा अभी मैकेनिज्म में, फिर से हम बात करेंगे। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है,
तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है। ऐसा कुछ चेंज स्टमक में थोड़ी ना होता है ऐसा। या फिर जो आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जब बढ़ता है तो एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम कम होता है। एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? कम होता है। तो एयर का प्रेशर बढ़ेगा। एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो जो एयर होएगी वो तुमने आप बाहर जाएगी, अंदर आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर ये स्फिंक्टर नहीं भी होता तब की बात, लेकिन स्फिंक्टर भी है प्लस ऐसा कोई चेंज नहीं है जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करे, इसलिए वहां कोई एयर जाने का चांस नहीं। चलो अब आगे। अब आपको क्या लिखा? अभी लिखा क्या था लास्ट पॉइंट? हाँ, ट्रैकिया एंड ओइसोफेगस। अब इसी के ट्रैकिया के आगे लिखना, इसकी ओपनिंग का नाम क्या है? ट्रैकिया की ओपनिंग का नाम क्या है? ग्लॉटिस। लिखो यहां, जैसे आपने जहां पे ट्रैकिया लिखा हुआ है उसी के सामने लिखना, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोला जाता है? ग्लॉटिस। एंड ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। इसी स्टेटमेंट में लिखोगे ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय फ्लैप लाइक कवरिंग, फ्लैप लाइक, पूरी बात लिख लो, फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस। इसको क्या नाम दिया जाता है? एपिग्लॉटिस। ये तो बात हो गई किसकी ओपनिंग का? ट्रैकिया का। अब बात आती है किसकी ओपनिंग? ओइसोफेगस की। ओइसोफेगस की। ओइसोफेगस की ओपनिंग का नाम क्या था? गलन। और इसका कोई कवरिंग नहीं है। क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम आगे किधर जाएंगे? ट्रैकिया की तरफ जाएंगे, ओइसोफेगस की तरफ नहीं जाएंगे। आज के लिए बस इतना।